हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा था, नीट के क्वेश्चन चल रहे थे। बढ़ाते हैं इनको आगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं। देखते हैं क्या बोला है। देखो ये सवाल आप कर चुके हो, इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हो आप पिछली वीडियो में। इसमें दिया है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम में आपको 4 प्रोसेस दिए हैं। देखो एक तो ये कलर चेंज करके दिखा रहा हूं। देखो ये एक तो ये इसे तो कहा इन्होंने प्रोसेस 1। एक है ये वाला, इसे कहा प्रोसेस 2। एक यहां से यहां आ रहा है प्रोसेस 3, और एक यहां से यहां जा रहा है प्रोसेस 4। इस तरीके से 4 प्रोसेस दिए। मैं इनको अलग से बना के थोड़ा सा बड़े से करके दिखा देता हूं आपको। ये 4 प्रोसेस किस तरीके से बने हुए हैं। तो यहां से एक प्रोसेस तो इधर बना हुआ है, एक प्रोसेस ऐसे बना हुआ है, एक प्रोसेस ऐसे बना हुआ है, एक प्रोसेस ऐसे बना हुआ है। तो ये 4 प्रोसेस है। इसे कहा प्रोसेस 1, इसे कहा प्रोसेस 2, इसे कहा प्रोसेस 3, और इसे कहा प्रोसेस 4। ये 4 प्रोसेस आपको दिए हुए हैं। आपसे बोला कि इनमें से कौन सा एडियाबेटिक है। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनमें से कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोकोरिक है, कौन सा आइसोबारिक है, कौन सा आइसोथर्मल है। तो देखो ये है पीवी डायग्राम, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो इसमें जो ये एकदम सीधा होता है ये वाला फर्स्ट वाला, इसमें प्रेशर घट रहा है पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वो होता है आइसोकोरिक। ठीक है। ये वाला जो है फोर्थ वाला, इसमें प्रेशर जो है आपका बढ़ रहा है, लेकिन वो इस बार वो सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसको कहते हैं, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक। फिर जो एकदम से नीचे गिर जाता है वो होता है एडियाबेटिक। तो ये एडियाबेटिक है। और जो धीरे धीरे नीचे गिरता है, ऐसे ये गिर रहा है जहां मैं एरो कर रहा हूं, जो धीरे धीरे ऐसे नीचे गिरता है वो होता है आइसोथर्मल। बस ऑप्शन ढूंढ लो। जो प्रोसेस 1 है वो तो निकला हमारा आइसोकोरिक, तो 1 को तो कर दो आइसोकोरिक से मैच। प्रोसेस 2 है वो निकला एडियाबेटिक, तो प्रोसेस 2 हो गया एडियाबेटिक। प्रोसेस 3 वाला है आइसोथर्मल, तो ये हो गया प्रोसेस 3 वाला आइसोथर्मल। ठीक है। और प्रोसेस 4 वाला है आइसोबारिक, तो वो हो गया आइसोबारिक। तो ये मैचिंग करा दी मैंने। अब ऑप्शन ढूंढ लो इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो समझ लीजिए कि जो पी वाला है उसका तो सी के साथ गया, फिर जो क्यू वाला है वो ए के साथ गया, फिर जो आर वाला है वो डी के साथ गया, और फिर एस वाला जो है वो बी के साथ गया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड, बी इज करेक्ट। देख लो, मैच करा लो, यही करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान सा सवाल था। चलिए बच्चों अगले सवाल में पहुंचते हैं। क्या दिया है सवाल में समझते हैं। ए गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। इसका मतलब एक गैस को आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू कंप्रेस किया जा रहा है, उसके वॉल्यूम से उसका मतलब उसका जो वॉल्यूम है उसको आधा किया जा रहा है। इसका मतलब यह है, अगर इसका ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा पीवी ग्राफ। इधर है प्रेशर, इधर है वॉल्यूम। आइसोथर्मल प्रोसेस मान लो इसका वॉल्यूम यहाँ पे वी नॉट है, वी नॉट वॉल्यूम है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू इसका वॉल्यूम, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता है या धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है। तो वो कहां तक पहुंच गया, वो मान लीजिए हाफ हो गया, इसका वॉल्यूम V0/2 तक पहुंच गया। ये जो प्रोसेस है ये है आइसोथर्मल, जो धीरे धीरे ऊपर जाएगा या धीरे धीरे नीचे गिरेगा, ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं।
अब इसने कहा कि इसी सेम गैस को कंप्रेस किया एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू, इतना ही। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर उठता है या तेजी से नीचे गिरता है, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ कि ग्राफ एकदम तेजी से ऊपर उठा, ठीक है, और इसका वॉल्यूम वी नॉट से हाफ वी नॉट तक हो गया, मतलब आधा हो गया वॉल्यूम। तो ये दो ग्राफ बन गए। ये नीचे वाला जो ग्राफ है धीरे धीरे ऊपर उठा है, ये है आइजोथर्मल, आइजोथर्मल। और जो ऊपर वाला ग्राफ है वो है बच्चों एडियाबैटिक, ठीक है। अब इसने सवाल पूछा है, पहला ऑप्शन, कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। मतलब जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू, तो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब सोचो वर्क क्या होता है। तो अगर P और V का ग्राफ है, P का और V का ग्राफ है बच्चों, मान लो इस टाइप का है, तो उस ग्राफ के जो नीचे का एरिया होता है ना, ये उसका वर्क होता है। ये ग्राफ के नीचे का जो एरिया है यही उसका वर्क है। तो इस हिसाब से अगर सोचें तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके नीचे का एरिया देखो ये आ गया, इसके नीचे का एरिया ये आ गया। मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, एडियाबैटिक वाला एरिया ये आ रहा, इसके नीचे का एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया आ गया। ये किसका वर्क है? तो ये वर्क है जी एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू, डब्ल्यू एडियाबैटिक। और अगर आप आइजोथर्मल का वर्क देखेंगे तो आइजोथर्मल के ग्राफ के नीचे, आइजोथर्मल ग्राफ के नीचे ये वाला एरिया आ गया। जो ग्रीन कलर का है वो तो आइजोथर्मल का वर्क है, और जो ब्लू कलर में दिखाया मैंने वो एडियाबैटिक का वर्क है। तो ये हो गया आइसोथर्मल का वर्क, डब्ल्यू आइसोथर्मल। इस हिसाब से अगर देखोगे तो एरिया किसका फालतू दिखाई दे रहा है आपको? सीधी सी बात है सर, ब्लू वाला एरिया ज्यादा है। तो इसका मतलब एडियाबैटिक का जो वर्क है वो बड़ा होता है आइसोथर्मल के प्रोसेस के वर्क से, इन इन केस ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेस द गैस। इस गैस को कंप्रेस करने में किसको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है? कौन से प्रोसेस में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है आइसोथर्मल से। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन ए ही बन गया, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगले में कहा है सेम अमाउंट का वर्क है, नहीं सेम का नहीं होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका वर्क भी ज्यादा होगा बच्चों। तो इस हिसाब से आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन में आते हैं। वैसे ये सवाल हमारे सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन 2016 में आया है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। अगर इसके बारे में आपने थ्योरेटिकली ना भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसका फॉर्मूला याद कर लेना। देखो सवाल क्या दिया है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटोमिक गैस, एन बराबर तो है 1 मोल, एक आइडियल गैस है, मोनो एटोमिक है, ठीक है, और उसका सिर्फ 1 मोल ले रखा है इन्होंने यहाँ। गैस अंडरगोज प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन पी की पावर 3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर ये ऐसी आइडियल गैस है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, PV³ बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अब एक बात सोचो, ये तो करती है PV³ बराबर कांस्टेंट, और साथ में PV इज इक्वल टू एनआरटी तो करेगी करेगी, क्योंकि कोई भी आइडियल गैस हो PV इज इक्वल टू एनआरटी को तो करती है। तो अब इसकी हीट कैपेसिटी मेरे को बतानी है। हीट कैपेसिटी क्या होती है मैं याद दिलाता हूं आपको। हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? वो होता था नंबर ऑफ मोल्स और इनटू में सी। ये होता था हीट कैपेसिटी का। एन तो था नंबर ऑफ मोल्स, सी थी मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोल्स कितने हैं? मोल्स तो सर एक ही है, तो 1 इंटू सी। तो सी की वैल्यू निकालनी है, कुल मिला के हमें निकालनी है मोलर हीट कैपेसिटी। अब आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि जो हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है PV की पावर 3 कांस्टेंट, ये दिया नहीं आपको, आपको याद रखना है। इसको कहते हैं
पी वी की पावर n बराबर कांस्टेंट जो होता है ना, ये n मत लिखो, इसको लिखो पी वी की पावर मान लो अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो प्रोसेस होता है, जैसे पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है डियाबेटिक, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा, सब अलग अलग होते हैं। ऐसे पीवी की पावर अल्फा बराबर कांस्टेंट ये होता है बच्चों आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ना पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक एक फॉर्मूला याद करना है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जो सी की वैल्यू होती है वो सीवी प्लस आर बटे 1 माइनस अल्फा होती है। तो ये फॉर्मूला यहां पे लगना है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। कुछ भी ना पढ़ाओ इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन ऐसी होती है और उसमें सी निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। अब सीवी निकालें। सीवी क्या है? मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक गैस का जो सीवी होता है वो कितना होता है? 3/2 r बटे आर बटे 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 3, तो ये हो गई 3। ये आगे सॉल्व करके 3/2 r प्लस आर बटे -2, इसको सॉल्व करोगे आप तो 3r/2 माइनस में r/2, ये आ जाएगा सॉल्व करके 2r/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा r। ऑप्शन नंबर डी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ना भी पढ़ा हो, अब असल में 2016 में आ गया तो इसलिए मैंने आपको ये करा दिया, नहीं तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस अब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। छोड़ भी सकते हो आप, में भी छोड़ भी सकते हो, चाहो तो इसे छोड़ देना, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले सवाल में आते हैं। अच्छा सवाल है, ठीक है, आपके कई कंसेप्ट को क्लियर करेगा। पहले दिया इन्होंने, फिगर बिलो शोज 2 पाथ्स दैट मे बी टेकन बाय द गैस टू गो फ्रॉम स्टेट ए टू सी। ए से सी में जाने में उसने 2 रास्ते दिए हैं। एक तो ऐसे जा सकता है, देखो जैसे मेरा एरो जा रहा है बी से होते हुए, या डायरेक्ट जा सकता है ए से सी पर। ये 2 रास्ते हैं इन्होंने ये दिया है। फिर इन प्रोसेस ए से बी तक जाने में 400 जूल ऑफ हीट एडिड टू द सिस्टम। 400 जूल हीट सिस्टम के अंदर ऐड करी जाती है ए बी प्रोसेस में। तो पहले चलो ए बी प्रोसेस की बात हो जाए। ए बी प्रोसेस, तो जो ए बी प्रोसेस है वो कैसा है सोच के बताओ। तो सर ए से बी तक का जो प्रोसेस है उसका अगर फिगर देखें तो उसकी फिगर कुछ ऐसी है। ए यहाँ है, ये हो गया मान लीजिए ए, और ये हो गया मान लीजिए बी। तो ए से बी तक का जो प्रोसेस है, ये प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम। अब देखो प्रेशर यहाँ पे था ए पर तो कितना था 2 इंटू 10 की पावर 4, और जब वो यहाँ पे बी पे पहुंच गया तो ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर 4। ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम कितना था तो 2 इंटू 10 की पावर -3। चलो अब ए बी प्रोसेस में सारी बात पता करेंगे। पहले तो ये सोचेंगे ये ए बी प्रोसेस है कौन सा। तो ए से बी तक जाने में प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रेशर होता है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस की खासियत होती है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब समझ लीजिए डेल्टा वी की वैल्यू 0 होती है। अगर डेल्टा वी 0 हो जाएगा तो डेल्टा डब्ल्यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। डेल्टा वी को उठा के यहाँ रखेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू 0 होता है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू 0। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब डेल्टा क्यू है हीट। अब हीट इसमें कितनी है? 400 जूल ऑफ हीट इज एडिड टू सिस्टम। सिस्टम को दी गई 400 जूल, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू तो हो गई +400। जब हम सिस्टम को हीट देते हैं तो वो प्लस में होती है। डेल्टा डब्ल्यू है यहाँ पे 0 और डेल्टा यू की वैल्यू आ गई, तो समझ लीजिए डेल्टा यू की वैल्यू आ गई आपकी 400। तो डेल्टा यू कितना आ गया? 400। एक काम करो, डेल्टा यू को क्या कर सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा यू होता है फाइनल
आपकी डेल्टा यू है क्या, डेल्टा यू है उसकी इंटरनल एनर्जी। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी ए से बी पे गया ना वो, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी का मतलब बी की एनर्जी माइनस ए की एनर्जी। तो डेल्टा यू को लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए। तो ये हो गई 400 जूल। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1, काम आएगी, उठा के इसको लिख लो। चलो आगे बढ़ो। अब बात करो, अगला प्रोसेस है बी से सी। दोबारा ग्राफ बना रहा हूं, इस बार बी से सी। उसी ग्राफ में कंफ्यूज हो जाओगे तो दूसरा बना देता हूं। यहां से गए यहां बी से सी, ये रहा बी से सी, देखो ये बी से सी। ए से बी गए, फिर बी से सी गए, ऐसे यहां से यहां। तो इसे मैंने यहां बना लिया, ये गया बी से सी। चलो बी से सी में देखोगे अगर आप, तो बी से सी में इसने कहा बी पर यहाँ देखो प्रेशर कितना है 6 इंटू 10⁻⁴। यहाँ का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 2 इंटू 10⁻⁻3। और यहाँ का सी का वॉल्यूम है 4 इंटू 10⁻⁻3। शायद इसकी जरूरत पड़े। तो बी से सी प्रोसेस है कौन सा, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो बी से सी प्रेशर वो जो है ये प्रोसेस, बी से सी का जो प्रोसेस है वो है प्रेशर कांस्टेंट है। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बोलोगे आइसोबारिक, इसको बोलोगे आप आइसोबारिक। आइसोबारिक में खासियत क्या होती है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। चलो प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो इसका वर्क हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं P डेल्टा वी। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसमें वर्क के लिए हमेशा ये फॉर्मूला लगता है। तो इस हिसाब से हम डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं बी से सी, ठीक है ना। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है कितना है, प्रेशर है देखो ये रहा 6 इंटू 10⁻⁴। तो मैं इसको थोड़ा इधर निकाल लेता हूं, डेल्टा डब्ल्यू बी सी, बी से सी तक का। और चाहे एरिया से भी निकाल सकते हो आप इसको, इसका नीचे यहाँ एरिया बना दो, उससे भी निकाल सकते हो, सेम आएगा आंसर। तो डब्ल्यू बी सी, तो बी से सी तक का प्रेशर कितना है, ये 6 इंटू 10⁻⁴। और V2 माइनस V1 डेल्टा V को लिख सकते हैं, P इंटू डेल्टा V को लिख सकते हैं V2 माइनस V1। तो V2 कितना हो गया, VC, C का वॉल्यूम, और माइनस VB, B का वॉल्यूम। तो C पर जो वॉल्यूम है 4 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻3। ये सॉल्व करके आ गया 6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा 120 जूल। चेक कर लो, इसका मतलब बी से सी तक वर्क कितना हुआ, 120 जूल। चलो क्या हम यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, फिर से लगाते हैं। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू, अब देखो बी से सी में इन्होंने क्या कहा, 100 जूल ऑफ हीट इज एडिड टू सिस्टम। इस बार इन्होंने 100 जूल हीट दी, तो डेल्टा क्यू की जगह तो प्लस 100 जूल लिख सकते हैं। डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा यू निकालना है हमको, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 120। तो इसे इधर लेके जाइए, डेल्टा यू आ गया माइनस का 20 जूल। देख लो माइनस में आ रहा है, वर्क प्लस में आ रहा था क्योंकि V2 माइनस V1 किया था, वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो माइनस डेल्टा यू, वो डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस 20 जूल। अब डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो आप, फाइनल माइनस इनिशियल, यू सी माइनस यू बी बराबर माइनस का 20 जूल। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। यू बी माइनस यू ए बराबर 400 जूल, और यू सी माइनस यू बी बराबर माइनस का 20 जूल। दोनों को ऐड करेंगे, यू बी से यू बी कट गया, ये बन गया यू सी माइनस यू ए बराबर, ये आ गया 380 जूल। मतलब C और A के बीच की जो एनर्जी है, C से A तक, मतलब अगर A से C पे जाओगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो आएगी आपको U डेल्टा U A टू C लिख सकते हो आप इसको, 380 जूल। ये मिल गई हमें इससे। अब हमें करना क्या है, अगर हम ये निकालें कि A से C पर सीधे जाते हैं, मान लो इस बार डिस्कस करने वाले हम A से C, तो A से C पे अगर सीधे जाते हैं
तो हमें उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, मतलब वो सिस्टम कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। इस बार हम सॉल्व करने जा रहे हैं ए से सी, ए से सी, सीधा सी। तो पहले ए से सी तक का ये जो नीचे का एरिया है, ए से सी के ए सी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ये है आपका डेल्टा डब्ल्यू, ये निकाल लो पहले। तो एरिया क्या है, ये कौन सी शेप बन रही है, ये बन रहा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम। तो पैरेलल साइड एक तो ये हो गई जहां एरो घुमा रहा हूं मैं, ये तो हो गई 2 और ये हो गई 6, 2 + 6 हो गया 8। तो 8 × 10 की पावर 4। फिर से सुन लो, सम ऑफ पैरेलल साइड ये वाली साइड, ये है 2 × 10 की पावर 4 और ये वाली साइड, ये दोनों पैरेलल है। तो ये वाली साइड, तो ये है 6 × 10 की पावर 4। तो 2 + 6 हो गया 8 × 10 की पावर 4 और इंटू में इन दोनों के बीच का गैप। अब 2 के और 4 के बीच का गैप 2 होता है, तो 2 × 10 की पावर -3। ये 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 8 × 10 की पावर 1 रह जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो 80 जूल आ गया। इसका मतलब इसमें जो वर्क है वो 80 जूल है। अब हमें डेल्टा क्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर से लगाएंगे हम ए से सी तक के लिए लगाएंगे अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो इसका डेल्टा यू कितना निकल का आया था ए से सी तक का, 380 जूल, और डेल्टा डब्ल्यू कितना निकल के आया है, 80 जूल, 80 जूल। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 460 जूल। इसका मतलब अगर हम ए से सी डायरेक्ट जाएं तो सिस्टम कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 460 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है, बढ़िया सवाल था, इसे कहूंगा बेहतरीन सवाल। ठीक, इसमें आपको कई कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। 3 बार हमें प्रोसेस को अलग अलग चेक करना पड़ा, ए से बी, बी से सी और डायरेक्ट ए से सी, ठीक है। और तीनों पे कैलकुलेशन करके तब हमने इसको कैलकुलेट किया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल में आते हैं, आज का लास्ट। इसमें कहा 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाई एटोमिक गैस, जो गैस दी है वो 1 मोल दी है, ठीक है, और 1 मोल दूसरा डाई एटोमिक गैस है, डाई एटोमिक गैस है, और ए से बी इसका प्रोसेस जा रहा है। मतलब देखो ए से बी स्टेट में वो जा रही है, फिगर दे रखी है आपको साफ साफ। अब आपको बताना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू निकालना है। देखो डेल्टा यू निकालने के लिए हमें जरूरत होगी एक तो डेल्टा यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका, अगर पता हो आपको, या तो डब्लू पता हो, डेल्टा डब्लू। चलो डेल्टा डब्लू तो यहां से पता चल भी जाएगा वर्क, लेकिन हीट नहीं पता चलेगी। तो हीट नहीं पता चल पा रही, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला तो आप लगा नहीं सकते। डेल्टा यू का एक फॉर्मूला होता है आपका, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो दूसरा, वो बताता हूं क्या। आप लगा सकते हो यहाँ डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी। पर सर टेम्परेचर नहीं पता, पता लग जाएगा, ग्राफ में दिखाई दे रहा है कैसे। तो चलो पहले डेल्टा यू, एन, एन पता है, सीवी कितना होता है, डाई एटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू होती है 5/2R। याद रखना, डाई एटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू होती है 5/2R। ये डाई एटॉमिक गैस के लिए होती है, ठीक है, वो रख दिया यहाँ। इंटू डेल्टा टी मतलब T2 - T1, तो TB - TA, ये करना है। डेल्टा यू बराबर आ गया, ये कितना आ गया 5/2NR TB। अब TB निकालने के लिए क्या करोगे, तो PV = nRT से निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला है PV = nRT, तो यहां से T की वैल्यू निकाल सकते हो PV/NR, इस हिसाब से निकाल लो। तो यहां से निकल आएगी ये PV, P कहाँ का, A पॉइंट का प्रेशर, V A पॉइंट का वॉल्यूम, और बटे में NR।
माइनस ऐसे ही टी टी बी निकाला हमने, तो टी बी निकालने के लिए हम बी लिखेंगे यहाँ, तो पी बी माइनस वी बी और बटे में एन आर माइनस पी ए वी ए बटे में एन आर। एन आर कॉमन लेके काट दो, एन आर से एन आर कट के डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 5/2 और ये आ जाएगी पी बी वी बी माइनस पी ए वी ए। पी बी का मतलब बी पे प्रेशर, वी बी का मतलब बी पे वॉल्यूम, ठीक है, और पी ए का मतलब ए पे प्रेशर और वी ए का मतलब ए पे वॉल्यूम। चलो इनकी फटाफट वैल्यू रख दो, 5/2। बी पे प्रेशर कितना दिख रहा है 2 किलो पास्कल है, तो 10⁻³ इंटू वी बी, इस पे बी पे जो वॉल्यूम है 6 इंटू में 6 माइनस ऐसे ही पी ए पे प्रेशर कितना है 5, तो 5 इंटू 10⁻³ और वी ए वॉल्यूम तो वो है 4। ये आ चुका है 5/2 और ये कितना हो गया 6 इंटू 2 12 माइनस 5 इंटू 4 20 10⁻³ ले लिया कॉमन। ये आ चुका है 5/2 माइनस में 8 इंटू 10⁻³। ठीक, इससे इसको काटेंगे 4 इंटू 5 तो माइनस का 20 इंटू 10⁻³ और ये बन गया जूल। अब सुनो, क्या इसको माइनस का 20 किलो जूल लिख सकते हैं? तो हाँ जी, क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत ही आसान सा सवाल था। अच्छा हाँ, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। मैंने आपको डेल्टा यू के लिए एक फॉर्मूला ये बताया, एन सी वी डेल्टा टी, एक होता है F/2 एन आर डेल्टा टी, एक होता है एन आर डेल्टा टी की जगह पी वी लिख सकते हैं, तो F/2 और ये हो जाएगा P डेल्टा वी, डेल्टा वी P1 वी माइनस V1 और बटे में डेल्टा टी, ये लिख सकते हो आप। तो P1 V1 ऐसे डेल्टा टी को करके लिख सकते हैं ना, अगर ये चेंज हो जाएगा तो T1 की वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं, एनआर कट जाएगा तो P1 V1 माइनस P2 V2, ऐसा कुछ ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो आप, लेकिन इसे मत रखो आप यही दो फॉर्मूले याद रखो, ठीक है, इसी से काम हो जाएगा। वो बाद में चेंज हो चाहे जिसमें चेंज हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो खैर, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों के। चलिए, अच्छे रहे आज के क्वेश्चन, बढ़िया थे सारे क्वेश्चंस, और ध्यान से करो, प्रैक्टिस करते रहो, बाकी सिलेक्शन की टेंशन मत लो, सब मिल जाएगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, ठीक है। कल मिलते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो कर दिया करो यार, कुछ ग्रोथ ग्रोथ व्रोथ कराओ चैनल की। चलो कल मिलते हैं बच्चों, ओके।